Dear aspirants, dear friends and dear students, आज मैं आपको भारतीय राजनीति से संबंधित आईएएस के अंदर 1996 और 97 में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसके बारे में आज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 96 के अंदर पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाअभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। क्वेश्चन को सही ढंग से देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसके महाअभियोग अधिकरण का भाग नहीं है। तो ए है लोकसभा, बी राज्यसभा, सी राज्यों की विधान परिषद और डी राज्यों की विधानसभाएं। तो इसका सही आंसर है डी राज्यों की विधानसभाएं। व्याख्या के द्वारा समझते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति की महाअभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, जबकि अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभा सम्मिलित है। क्वेश्चन सेकंड है कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। भारत का प्रधानमंत्री ए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। बी इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकते हैं। सी अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। डी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियाँ रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित हैं। तो इसका सही आंसर है सी। व्याख्या के द्वारा समझते हैं, यानी प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदस्य को, चाहे वह किसी भी सदन का सदस्य हो, उनमें से मंत्रियों को चुन सकता है। प्रधानमंत्री किसी अन्य व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं भी हैं, उनको भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकता है। इसके लिए आवश्यक होता है कि संबंधित व्यक्ति 6 महीने के अंदर किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या होगी ए 21, बी 14, सी 7, डी 6। तो इसका सही आंसर है डी 6। व्याख्या के द्वारा समझते हैं, संविधान का अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा की कुछ सीटें अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। इन सीटों की संख्या इनकी जनसंख्या के अनुसार और प्रत्येक राज्य के लिए निश्चित संख्या के साथ दी जाती हैं। देश में 2 ऐसे राज्य हैं जहां लोकसभा में सदस्यों की संख्या 42 है। इनमें पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। यहाँ उक्त जातियों के लिए आरक्षित सीटें 8 तथा 6 हैं। चूँकि विकल्प में 6 हैं, इसलिए सही विकल्प डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के निम्नलिखित 4 रूपों में से
कौन सा उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया? पहला है बायकॉट, बी घेराव, सी बंद और डी हड़ताल। तो इसका सही आंसर है ए बायकॉट। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि बायकॉट है क्या। बायकॉट अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ बहिष्कार करना होता है। कैप्टन चार्ल्स कनिंघम बायकॉट ब्रिटिश भूमि जो दलाल था यानी एजेंट था, जिसका आयरलैंड में उसके ही समुदाय द्वारा 1880 में समाज से बहिष्कार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने लगभग द्विदलीय पद्धति विकसित कर ली है? तो ए श्रीलंका, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान और डी म्यांमार। तो इसका सही आंसर है बी बांग्लादेश। बांग्लादेश में लगभग द्विदलीय पद्धति विकसित कर ली है। वहाँ मुख्यतः दो ही पार्टियाँ, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी तथा अवामी लीग है। एक भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक की बात की जाती है तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा व्याख्या कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान में केवल धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक की बात की गई है, किंतु अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं दी गई। वर्तमान में अल्पसंख्यक आयोग एक परामर्शदात्री निकाय है। 103वें संविधान संशोधन विधेयक ने इसे संवैधानिक बनाने की संस्तुति की है, परंतु अभी तक ये विधेयक संसद के सदनों में पास नहीं हुआ है। ये 1996 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? एक ग्राम स्तर पर स्थानीय सुशासन की एक स्तरीय संरचना, बी ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय सुशासन की द्विस्तरीय संरचना, सी ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय सुशासन की त्रिस्तरीय संरचना, डी है ग्राम खंड जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय सुशासन की चतुस्तरीय संरचना। तो इसके अंदर सही आंसर है सी, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार सभी राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्राम खंड और जिला स्तर पर स्थानीय सुशासन की त्रिस्तरीय संरचना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? ए इसकी परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत, बी इसकी अपीली अधिकारिता के अंतर्गत, सी इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत और डी इसकी संवैधानिक अधिकारिता के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर है सी इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। व्याख्या के द्वारा समझते हैं। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद
131 के अनुसार निम्न कार्य करता है। पहला है भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच। दूसरा, एक और भारत सरकार व राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच। तीसरा है दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवादों का निर्णय करता है। ये इनके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। इसके अतिरिक्त मूल अधिकारों के उपचार पर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है। ए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रीट अधिकारिता के। बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के। सी, राज्य के राज्यपाल की विवेकशील शक्तियों के। और डी, इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। तो इसका सही आंसर है ए, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रीट अधिकारिता की। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि जब कभी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से कार्य करता है तो वह अन्य न्यायाधीशों की रीट अधिकारिता के अंतर्गत आएगा, क्योंकि प्रशासनिक कार्य करते समय वह न्यायिक शक्ति नहीं होता है बल्कि एक सामान्य प्रशासक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। ए, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट। बी, सेशन न्यायाधीश। सी, अधिकरण न्यायाधीश। डी, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है सी, अधिकरण न्यायाधीश। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं। व्याख्या अनुच्छेद 236 के अंतर्गत, अनुच्छेद 236 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आने वाले पदों का विवरण है। पहला है नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश। ये 96 तक के भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन आए हुए थे IAS के अंदर। अब मैं आपको बता रहा हूँ 97। पहला क्वेश्चन था कि संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया था। ए, सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। बी, पंचायती राज संस्थाओं के लिए संसाधनों के नियंत्रण के लिए राज्य अपने अपने वित्त आयोगों का गठन करेंगे। सी, पंचायती राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतान हैं। डी, यदि पंचायत राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जाता है तो 6 महीने की अवधि में चुनाव करवाए जाएंगे। तो इसका सही आंसर है सी, पंचायत राज के निर्वाचित कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए अयोग्य ठहराए जाएंगे यदि इनकी 2 से अधिक संतान हैं। ये संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज के क्षेत्र में दिया गया था। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि संविधान के 73वें संशोधन द्वारा स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए प्रत्येक स्तरों पर
महिलाओं के लिए 1/3 पद आरक्षित रहेंगे। अनुच्छेद 243 डी राज्य वित्त आयोग गठन। अनुच्छेद 243 फर्स्ट समय से पहले भंग होने की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होगा। अनुच्छेद 243 ई कार्यकाल 6 माह से अधिक शेष रहने पर। तो ये 73वें संशोधन द्वारा स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए जो अनुच्छेद दिए गए 243 डी, 243 आई और 243 ई। नेक्स्ट, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है ए। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। व्याख्या के द्वारा समझते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में प्रधानमंत्री तभी वोट देने का अधिकारी होता है जब वो लोकसभा का सदस्य हो। यदि वह उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य हैं तो वो अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल के 1000 के गुणकों के बराबर होती हैं। वर्तमान स्थिति यानी वर्ष 1997 में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है? ए वर्ष 1991 की जनगणना, बी वर्ष 1981 की जनगणना, सी वर्ष 1971 की जनगणना और डी वर्ष 1961 की जनगणना। व्याख्या के द्वारा समझते हैं। भारत में प्रति 10 वर्ष की समयावधि में जनगणना होती है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये निश्चित किया गया कि सन 2001 तक सदनों की सीटों की संख्या वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर होगी। वर्तमान समय में संसदीय क्षेत्रों का परिसीमन वर्ष 2009 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया है। वर्ष 2002 में संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि अगला परिसीमन वर्ष 2026 के बाद कराए जाने वाली जनसंख्या के बाद संपन्न होगा, तब तक यथावत रहेंगे। इसी क्रम में अभी जो महिला बिल आया था वो इसी का भाग था जो पास नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्यकारी और शपथ या प्रतिज्ञा। तो पहला है भारत का राष्ट्रपति, तो वो भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा की शपथ लेते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के जज संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने की शपथ लेते हैं। संसद सदस्य कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन की शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक देश में सरकार को गिराने के लिए विधानमंडल द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव तभी वैध होता है जब विधानमंडल उसी समय बहुमत प्राप्त कर उत्तरवर्ती सरकार का चयन कर सकें? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इटली, डी पुर्तगाल। तो इसका सही आंसर है बी जर्मनी। यानी इस प्रकार की प्रक्रिया का अनुसरण जर्मनी में किया जाता है, जिसको अविश्वास प्रस्ताव की संरचनात्मक मत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां ए कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, बी द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, सी पहला आए सब ले जाए यानी इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति प्रचलित है, डी राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है। तो इसके अंदर सही आंसर है बी द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। इसको व्याख्या के जरिए समझते हैं कि द्विदलीय प्रणाली वाले देशों में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली आवश्यक नहीं होती। भारत जैसे देशों में राष्ट्रपति का चुनाव इसी प्रणाली के द्वारा होता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत चुनाव में कुल डाले गए मतों में से उम्मीदवार को 50% से अधिक मत प्राप्त करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचनों का राज्य निधियन होता है, निधियन ए यूएसए तथा कनाडा में, ब्रिटेन तथा स्विट्जरलैंड में, सी फ्रांस और इटली में, डी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। तो इसका सही आंसर है डी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया में निर्वाचन का राज्य निधियन होता है। अब भारत जैसे देशों में भी इस बात पर बल दिया जा रहा है कि चुनावी खर्च सरकारी हो। राज्य निधियन का मतलब होता है सरकारी खर्च। तो ये दो देशों के अंदर है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। 33वां है, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का प्रारंभ हुआ था ए यूनाइटेड किंगडम में, बी ऑस्ट्रेलिया में, सी यूनाइटेड स्टेट्स में और डी कनाडा में। तो इसका सही आंसर है सी यूनाइटेड स्टेट्स में। यानी ये जो लोकहित मुकदमे हैं इसकी संकल्पना शुरुआत यूनाइटेड स्टेट्स में की गई थी, वहाँ से हुई थी। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं। यानी लोकहित मुकदमे जिसको बोलते हैं जनहित याचिका, यूएसए की देन है, जहाँ बड़े पैमाने पर लोगों के हितों की रक्षा इनके द्वारा की जाती है। भारत में जनहित याचिका पीएन भगवती, जो भारत के उच्चतम न्यायालय की
मुख्य न्यायाधीश रहे हुए हैं, वह वी.आर. कृष्ण अय्यर ने प्रारंभ की थी। भारत के अंदर इसकी देन जनहित याचिका की जो देन है वो है P.N. भगवती और वी.आर. कृष्ण अय्यर। वर्तमान जनहित याचिका में भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ए दूसरी अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 8वीं अनुसूची और डी 10वीं अनुसूची। तो इसका सही आंसर है डी 10वीं अनुसूची। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं। वर्ष 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा दल बदल या दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता अयोग्यता के संबंध में प्रावधान किया गया है। इसके तहत संविधान में एक नई अनुसूची 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट ये 98 का क्वेश्चन है IAS का। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में ए वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, बी सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, सी द्विसदनीय विधायिका है और डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। तो इसका सही आंसर है डी न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया भारत और USA की संसदीय प्रणाली में नहीं थी, जबकि यूनाइटेड किंगडम में इसका प्रचलन नहीं है। अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। ए राजस्थान में, बी तमिलनाडु में, सी केरल में और डी कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर है ए राजस्थान में। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को लागू की गई। इसके बाद वर्ष 1959 में ही आंध्र प्रदेश ने भी पंचायती राज व्यवस्था अपने राज्य में लागू की। 1999 IAS क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को और डी धार्मिक भाषाई ये और नृ जातीय अल्पसंख्यकों को। तो इसका सही आंसर है सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक। व्याख्या के द्वारा समझते हैं। अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार क्रमशः उल्लेखित है। यद्यपि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, उपरोक्त अनुच्छेद में ही धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है। ए लोकसभा द्वारा,
दूसरा राज्यसभा द्वारा, तीसरा राज्य विधानमंडलों द्वारा, चौथा राष्ट्रपति द्वारा। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें डी सही है, लोकसभा द्वारा और राष्ट्रपति द्वारा, यानी एक और डी जो इसका आंसर है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा, ये इसका सही आंसर है। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन लाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, तो संशोधन लाने का उपक्रमण लोकसभा द्वारा और राज्यसभा द्वारा, दोनों द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। सेकेंड है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई। तीसरा है, कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। चौथा है, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर है बी के अंदर 1, 2 और 4। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1996 के अनुसार पहला है, भारतीय संविधान एवं भारतीय ध्वज का अपमान करने वालों को 6 वर्ष तक संसद तथा राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने से वंचित रखना। दूसरा, लोकसभा का चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि तथा उम्मीदवार की मृत्यु पर चुनाव को प्रतिदिष्ट न करने की व्यवस्था की गई। तो इसका सही आंसर है बी, 1, 2 और 4। नेक्स्ट, वर्ष 1993 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटाकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा प्रावधान नहीं है? तो ए, अन्य क्षेत्रों के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अनेक सम्मिलित दायित्व। बी, सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञापरक किया जाना। सी, पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व। डी, पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। तो इसका सही आंसर है डी, पंचायत के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो। व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि प्रश्न में दिया गया अंतिम विकल्प प्रावधान का संबंध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 में शामिल प्रावधानों से नहीं है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, जिसे संविधान के भाग में शामिल किया गया।
एवं एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 2000 के अंदर IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। स्थानीय निकाय और वर्ष 1999 की स्थिति के अनुसार राज्य, ठीक है, तो उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद ये हैं असम के अंदर, मंडल प्रजा परिषद ये हैं आंध्र प्रदेश में, जनजातीय जो परिषद हैं वो हैं इसके अंदर अपने मेघालय के अंदर, और ग्राम पंचायतों का अभाव है वो है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसको मैं पूरा आपको व्याख्या के जरिए बता देता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। ये संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, लेकिन राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर। योग्यता, महान्यायवादी के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता है। अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी मंत्रिपरिषद या संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में या उसकी समिति की बैठक में भाग लेने और अपने विचार देने का अधिकार रखता है, परंतु वह किसी भी सदन में मतदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 76 उपबंध 4 के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह हैं ए बिहार, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है डी मध्य प्रदेश। संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है। वहीं अनुच्छेद 332 के अनुसार राज्य की विधानसभाओं में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विभिन्न राज्यों के लिए आरक्षित सीटें इस प्रकार हैं। मध्य प्रदेश में एसटी के लिए 5, छत्तीसगढ़ में 4, बिहार में कोई नहीं, गुजरात में 4 और उत्तर प्रदेश में कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो इसके अंदर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए सभी राज्यों की सहमति से, बी बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, सी संबंधित राज्यों की सहमति से, डी बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इसको सही आंसर है डी बिना किसी राज्य की सहमति के। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां इंटरनेशनल ट्रीटीज को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए
संसद को किसी राज्य से सहमति लेना आवश्यक नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार इस अध्याय के किसी भी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संसद को किसी देश या अन्य देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या निकाय में किए गए किसी विनिश्चय के क्रियान्वयन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए कोई विधि बनाने की शक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है। तो इसको अपन देखते हैं। इसका सही आंसर है कि देश में मजबूत और जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना, ये इसका सही आंसर है। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान के भाग 9 तथा अनुच्छेद 243 में 243 क एवं 11वीं अनुसूची को जोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची में 29 मदें हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को अधिक प्रशासनिक व वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसके तहत महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, पंचायती राज संस्थाओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाना और प्रशासनिक सुधार द्वारा कल्याण कार्यक्रमों को आम जनता तक पहुंचाना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। ये घटना कहलाती है ए मर्यादा डेकोरम, बी पक्ष त्याग क्रॉसिंग द फ्लोर, सी अंतर प्रश्न इंटरपेलेशन, डी बैठ जाना होल्डिंग द फ्लोर। तो इसका सही आंसर है डी बैठ जाना। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं कि सदन के अध्यक्ष सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है एवं अन्य किसी सदस्य को बोलने की अनुमति दे सकता है। संसदीय परंपरा में इस प्रक्रिया को बैठ जाना यानी यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। नेक्स्ट है कुछ जो अनुक्रम दिए गए हैं अधिकारियों को अग्रता क्रम में, वो देखते हैं कि सबसे पहले आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, फिर मंत्रिमंडल सचिव। भारत के सार्वजनिक पदाधिकारियों का वरीयता अनुक्रम भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 26 जुलाई 1979 के अनुसार इस प्रकार हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड प्रधानमंत्री, फोर्थ राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, फिफ्थ भूतपूर्व राष्ट्रपति या उप प्रधानमंत्री, सिक्स्थ भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा के अध्यक्ष, सेवन मंत्रिमंडल के मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। आठवां है भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत
तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य से बाहर, राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य से बाहर। 9th है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 10वां है राज्य के उपसभापति, राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष। और 11वां है भारत के महान्यायवादी। और 12 है भारत के अलावा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष। ये सबका वरीयता क्रमांक है कि कौन अपने स्टेज पर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ऐसे करके सबकी सीरीज दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो पहला है, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। दूसरा है, बी, लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। सी, लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा द्वारा 14 दिनों के अंदर लौटाया जाना और विचारार्थ भेजा जाना आवश्यक है। डी, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। तो इसका सही आंसर है ए, यानी धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। इसको व्याख्या के द्वारा समझते हैं। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक यानी मनी बिल, इसको राष्ट्रपति की सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। जब राज्यसभा को विधेयक भेजा जाता है तब उसके साथ लोकसभा अध्यक्ष का ये प्रमाण पत्र संलग्न होता है कि ये विधेयक धन विधेयक ही है। लोकसभा अध्यक्ष को ये निर्णित करने की शक्ति है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में बहुत कम अधिकार है। राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन उसके संबंध में अपनी सिफारिश दे सकती हैं। ये लोकसभा पर निर्भर करता है कि वह राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करें या न करें। यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार करती हैं या अस्वीकार करती हैं तो दोनों स्थिति में विधेयक को पारित माना जाएगा। उसके अतिरिक्त राज्यसभा धन विधेयक को अपने यहाँ 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। यदि राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन से अधिक रोकती हैं तो विधेयक को उस रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया था। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य है तथा उसे पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते हैं, क्योंकि ये विधेयक उन्हीं की सम्मति से पेश किया जाता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कॉलेज का विद्यार्थी अपने नगर की नगर परिषद में चुने जाने का इच्छुक है म्यूनिसिपल काउंसिल में। उसके नामांकन की वैधता अन्य शर्तों के साथ साथ इस महत्वपूर्ण शर्त पर निर्भर होगी कि ए, वो अपने कॉलेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर लें, बी, वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो, सी, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो, डी, वो भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करें। तो इसका सही आंसर है सी, उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो। व्याख्या के द्वारा देखते हैं, भारत का संविधान किसी भी राजनीतिक सार्वजनिक पद पर चुनाव लड़ने के लिए किसी भी भारतीय नागरिक को अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए सर्वप्रथम उस नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। तो ये मैंने आपको 96 से लगा करके 2000 तक
आईएएस के अंदर जो क्वेश्चंस भारतीय राजनीति से संबंधित आए हुए थी वो मैंने बताया है। अगर भारतीय राजनीति से संबंधित आप पुस्तक पढ़ना चाहें तो इंडिया की जो ऑथेंटिक बुक हैं वो हैं भारत का संविधान डी बसु और जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो है डी बसु। भारत का संविधान विपिन चंद्र और आधुनिक भारत का इतिहास डी बसु, ये दो पुस्तक आप अगर ला करके पढ़ते हैं तो आईएएस के अंदर या आरएस के अंदर अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करिए। मैं आपको पूरे क्वेश्चंस बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि आप मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस जो ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं और जो आने की पूर्ण संभावना है वो क्वेश्चंस की मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। मेरे पास में कम से कम 90,000 का सेट है, तो उसमें से मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू। आगे से आगे फॉरवर्ड करते रहें। थैंक यू।